वेलकम बैक प्यार बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बेसिस जो कि आपके बुक की सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सल्ट का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड एंड बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम अपना प्रीवियस नॉलेज जो है एसिड और बेस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो एसिड किसे कहते हैं? जो हमारा प्रीवियस नॉलेज जो हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि क्लास 9 8 में हमको क्या मिला है, एसिड क्या होते हैं। एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा, ये आपके पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लेमन को देख सकते हैं, जो कि खट्टा होता हो, सिट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। अगला टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस के पेपर जो है उसके कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। फिर एसिड सॉल्युबल इन वाटर। एसिड क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। आप कभी लेमन को देखेंगे, नींबू को जब भी हम पानी में घोलते हैं तो गायब सा हो जाता है, पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है, तो वो सॉल्युबल इन वाटर कह सकते हैं। और फिर अगला बेसिज। बेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिज क्या है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। और टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करते हैं? सॉरी, रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू में चेंज कर देते हैं। और साथ साथ हम देखेंगे दे आर सॉफ्ट इन टच। वो क्या होते हैं? सोपी इन टच होते हैं। उसको छुएंगे तो हम साबुन के जैसे महसूस, जैसे साबुन को छूने के बाद हमें पिछला 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 फील होता है, स्लिपरी फील होता है, वैसे हमें फील होगा टच करने पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड्स के प्रकार। एसिड्स के प्रकार क्या है? दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसे हम जब पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक बार सोल्यूशन जब भी बनाए तो क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आयोनाइज होके क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हाइड्रोजन देता है और साथ में उसके साथ जो भी है, जैसे कि अगर HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा? ये डिसोसिएट होकर क्या देगा? H+ आयन देगा और हमें देगा Cl- आयन। इसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम अगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? H2SO4 जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हमको देगा H+ आयन देगा, दो H+ आयन देगा और आपको क्या देगा? एक सल्फेट आयन देगा। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल को तो दिया भी हुआ है। तो ऐसे जो भी एसिड्स हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, अपने आप को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाने के दौरान, तो ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। वही बात करें अगर वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। अगर जैसे बात कर ले हम लोग एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड या विनेगर जो भी कहें, एसिटिक एसिड जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा? एक पार्शियली आयोनाइज होता है। यहाँ पे देखने में आपको 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4। ये जब वाटर सॉल्व डिसॉल्व होगा तो सिर्फ एक ही एटम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बाद बाकी रिलीज नहीं करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्शियली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। उसी तरह से कार्बोनिक एसिड में भी हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम मिलेगा, पर है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या होता है? ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। कंप्लीटली ब्रेकडाउन में, कंप्लीट डिसोसिएशन में नहीं जाता, इसीलिए वीक एसिड से कहा जाता है। इसी प्रकार से आपको बेसिस के बारे में भी, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। यहाँ पे आयोनाइज जब बेसिस होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH नेगेटिव क्या देते हैं? हमको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जो कि OH नेगेटिव है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं OH नेगेटिव देता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका एग्जांपल अगर हम ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जब ब्रेक होता है तो Na+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, क्योंकि इनकी वैलेंसीज 1 1 है, तो इसलिए 1 सोडियम Na+ हो जाता है और OH नेगेटिव हो जाता है। आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की वो भी है,
पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, तो Na+ हो, सॉरी K+ हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। ये सब हुए स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे हैं। उसी तरह से अगर वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेसिस क्या होता है, पार्सली आयोनाइज्ड होते हैं, ये 100% ये भी डिसोसिएट नहीं होते हैं, और 100% जितना OH नेगेटिव आयंस देना चाहिए उतना वो नहीं देते हैं, इसलिए हम वीक बेसिस कहते हैं। वीक बेसिस में हम देख सकते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो 5 हाइड्रोजन एटम्स हैं, पर ये 5 हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, ये क्या देते हैं हमें, सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसीलिए इसे वीक बेस के तौर पे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड जब भी रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, एसिड जो है हमारा मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कि हम देखते हैं कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो देता है क्या, सल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, सल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात कर लें, HNO3 HNO3 का अगर बात करें तो ये क्या होता है, बहुत है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, जब भी रिएक्शन होता है तो सल्ट बनाता है, रेस्पेक्टिव सल्ट बनाएगा ये, और साथ साथ हाइड्रोजन नहीं देके ये क्या देगा, H2O देगा। क्या देगा हमें, H2O दे देगा। क्या होता है, H2O देता है, क्यों दे देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन के साथ और बन जाता है वाटर, बन जाता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन हम बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि कब कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सल्ट देता है, रेस्पेक्टिव सल्ट, और हाइड्रोजन गैस देता है। और नाइट्रिक एसिड का जहां तक बात रहा है ये एक्सेप्शन है, तो ये याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या देता है हमें, सल्ट देता है, रेस्पेक्टिव सल्ट, और साथ में देता है वाटर। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर दे देता है। चलिए, तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लेते हैं तो क्या है, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, जिंक क्लोराइड देता है और H2 देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस देता है। तो क्या होता है, जिंक यहाँ, और ये ब्रेक हो जाता है प्लस में, और Cl ब्रेक होता है माइनस में, H+ हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। H+ हाइड्रोजन क्या होता है, गैस के फॉर्म में दो हाइड्रोजन मिलकर गैस एटम मॉलिक्यूल बना लेते हैं, गैस बन के निकल जाते हैं। और Cl क्या होता है, जिंक के साथ रिएक्ट कर जाता है, Cl क्या होता है, जिंक के साथ सल्ट फॉर्म कर लेता है, सल्ट फॉर्म करने के बाद क्या होता है, ये ZnCl2 बन जाता है, और हमें एक सल्ट देखने को मिलता है, जिंक सल्ट, जिंक क्लोराइड देखने को मिलता है, जो कि जिंक और HCl से बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सेम चीज आपको देखिए सोडियम है, हाँ सोडियम देखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का देखेंगे तो क्या होता है, सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होता है तो सोडियम सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम देख सकते हैं कि अब तक हमें मिला कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन ही रिलीज होता है या एसिड में हाइड्रोजन ही है जो कि रिलीज होता है। तो इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, या पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। तो इसमें कुछ करना है नहीं, किसी भी मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए। यहाँ पे जैसे कि क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया जाता है, जिंक ग्रेनुल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है। छोटा छोटा देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका जिंक ग्रेनुल्स है, इसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है, जो कि आपको पिछले चैप्टर में भी मिला था। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम, टेस्ट ट्यूब में तो लिए, इसके साथ साथ उसका जो कॉक से टेस्ट ट्यूब का माउथ क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद उस कॉक के जरिए एक पाइप कनेक्ट किया जाता है, और जिसे एक वेसल में लाके क्या किया जाता है, इस वेसल में सोप वाटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये सोप वाटर है। सोप वाटर का खासियत ये होता है कि उसमें जब भी कुछ हलचल होता है तो बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो जब यहाँ पे इस पाइप को लेके सोप वाटर के अंदर छोड़ दिया गया, देख रहे हैं, और जब इससे गैस रिलीज होगा, यहाँ से जब गैस रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस, यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद पाइप के जरिए सोप वाटर में आएगा। आते ही क्या होगा, यहाँ से वो हलचल होगा और बबल फॉर्म होना शुरू होंगे। वो जो गैस होगा वो इन बबल्स के अंदर ट्रैप हो जाएगा। क्या होगा, इन बबल्स के अंदर, ये बुलबुलों के अंदर फंस जाएगा, बबल्स के अंदर ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप हाइड्रोजन गैस तो हल्का है, ऊपर की तरफ
उड़ने लगेगा। और उड़ते ही क्या करेंगे हम, उस समय क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, जला हुआ कैंडल लेके इन बबल्स के पास लेके आएंगे। जैसे ही लाएंगे तो बबल्स क्या होगा, पप पप के साउंड के साथ फट जलना शुरू हो जाएगा। तो जो पॉप साउंड होता है, पॉप साउंड ऐसा होता है जैसे पेप्सी का बोतल खोलना, इस टाइप का एक साउंड होता है, पॉप सा एक साउंड होता है पेप्सी की बोतल खोलना, उसी तरह का साउंड से ये गैस बर्न करना, जलना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन गैस टेस्ट कहते हैं या पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगले अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब एसिड का तो मेटल के साथ रिएक्शन हो गया, अब हम बेस का मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो बेस का जो है रिएक्शन मेटल के साथ, वो भी आप देख सकते हैं कि बेस जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या देता है हमें, सल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। पर ये हर किस मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, हर मेटल, एवरी मेटल के साथ ये पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ पर्टिकुलर मेटल के साथ ही ये पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सोडियम जिंकेट देता है। क्या देता है, सोडियम जिंकेट देता है, सोडियम जिंकेट, जेड एन जे Na2 को ही सोडियम जिंकेट कहा जाता है। और साथ साथ हमें इसमें भी देखने को मिलता है हाइड्रोजन गैस। सेम इसी तरह का अगर इसी सीरीज में अगला एग्जांपल हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, क्या, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और साथ साथ हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट तो हमको पता ही है, कंफर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स ऐसे याद रखिएगा। तो इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर हर मेटल के साथ ये संभव नहीं है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सोडियम जिंकेट कैसे फॉर्म होता है या सोडियम एल्यूमिनेट कैसे फॉर्म होता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट देगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल क्या है, मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट क्या है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या देता है हमें, सल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो तीन चीजें देगा, सल्ट देगा, सल्ट तो हर फेज मिल जाता है, सल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एसिड अब मेटल के साथ रिएक्ट करे या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, सल्ट मिलना ही है। तो इसमें सल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है। ऑफ कोर्स यहाँ से सोडियम Na प्लस मिल जाता है हमें, यहाँ पे Cl माइनस मिलता है। फॉर्म क्या होता है, टेबल सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। पर CO3 है, इसमें से एक O निकल जाता है, बचता है CO2 बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक O है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, फॉर्म हो जाता है हमारा हाइड्रोजन H2O वाटर। तो हमें तीन चीज मिल जाती है, यहाँ पे सल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि सेम तरह का रिएक्शन अब वो तो सोडियम कार्बोनेट के साथ था, अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। सोडियम सॉरी सोडियम बोलो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, तो मेटल बाई कार्बोनेट। इन तरह का जो मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं, सोडियम सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इनके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो ये भी सेम ही रिजल्ट देता है। इसमें क्या देता है, ये भी सल्ट देगा, क्या देगा, सल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ साथ देगा वाटर। तो आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ सेम देता है आपको, सोडियम क्लोराइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, जो कि सोडियम मेटल के साथ है, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी वही दे रहा था, सोडियम कार्बोनेट कहिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो अगर एसिड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ तो रिजल्ट में हमें सिर्फ सल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये दोनों के साथ फिक्स रिजल्ट देता है, सेम रिजल्ट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हर दोनों में अब कार्बोनेट हो या हाइड्रोकार्बोनेट हो, दोनों में क्या कॉमन है, हमें दोनों में कॉमन चीज जो देखने को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है क्या,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल रहा है हमें, दोनों में कॉमन चीज क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों में कॉमन है। तो हमें अब जैसे हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हमें हाइड्रोजन टेस्ट किए पता कंफर्म होने के लिए, तो अभी हमें कंफर्म होना पड़ेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेम प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। क्या लेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसको थोड़ा रिएक्शन होने देंगे। जैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते ही क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होते ही इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सेम कॉक से लॉक किया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब के साथ, ये टेस्ट ट्यूब से एक ग्लास रॉड निकाला हुआ है जो कि हमारा एक बगल के टेस्ट ट्यूब में डाला गया है, जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड क्या है, स्लैक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, स्लैक लाइम है, CaO होल ट्वाइस, क्या है, CaOH, सॉरी OH, और उसके साथ क्या है हमारा होल ट्वाइस, क्योंकि वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें रखा हुआ है, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब ये कलरलेस सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये क्या होता है, CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है हमें, CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और हम क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है, जो कि सॉलिड PPT फॉर्म करने लगता है, व्हाइट कलर का होता है। और ये जो कलर ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब है ये चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे कि हम वो रिएक्शन जब करवाएंगे हम तो क्या होगा, रिएक्शन के दौरान ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन रहता है। कलरलेस सॉल्यूशन क्या होता है, धीरे धीरे मिल्की वाइट में कन्वर्ट होने लगता है, कंप्लीटली मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाता है ओवर द टाइम, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पास किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया जाता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होने के कारण क्या होता है कि जो मिल्की कैरेक्टर है, जो कार्बोनेट फॉर्म हो रहा था, अब वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बोनेट में चेंज हो जाना होना शुरू हो जाता है जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब पास हो रहा होता है तो धीरे धीरे फिर इनसॉल्युबल होने लगता है, सॉल्युबल होने लगता है, और ये कलरलेस व्हाइट सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास होने के केस में क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का खासियत ये है कि वो वाटर में सॉल्युबल है, और वाटर में सॉल्युबल होने के कारण इधर से वाटर में घुल जाता है और वो एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू स्लैक लाइम और लाइम वाटर, white color changes from milky white to white और कलरलेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा जब स्लैक लाइम है। और इस टेस्ट को हम स्लैक कहते हैं, लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन भी कहते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा कि जो लाइम वाटर है वो कलरलेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पास होने पे वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, इसीलिए वो मिल्की वाइट सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। मिल्की वाइट जो होता है कार्बोनेट होता है वो PPT फॉर्म करता है, इसलिए वो मिल्की वाइट होता है। फिर क्या होता है, ओवर एक्सेस पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, वो अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करने लेता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोलुबल इन वाटर होता है, इसलिए धीरे 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 वाटर सॉल्यूशन जो वापस कलरलेस हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, ये रिएक्शन समझ में आया होगा, और ये इस पे क्वेश्चन आता रहता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ में हमने रिएक्शन देखा एसिड का, तो सेम प्रोसेस में बेस के साथ भी देखना होगा। तो बेस के साथ खासियत ये है कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। बेस कभी मेटल या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो चलिए ये याद रखिएगा कि कभी भी बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो, इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। सॉरी, ये मेटल कार्बोनेट होगा,
ये मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करना, समझिए ये भी एसिड बेस की मेटल ऑक्साइड ही बेस की तरह ही रिएक्ट करता है। कैसे करता है, बेस की तरह रिएक्ट करता है। मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। क्या करेगा, सल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या देता है हमें, कैल्शियम क्लोराइड देता है और वाटर देता है। सिंपल है, जब भी मेटल ऑक्साइड कार्बन क्या बोलते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा हमें, सल्ट देगा और वाटर देगा, दो सॉल्यूशन ही देता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब तक हमने एसिड का मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन देखा, बेसिस का देखा। अब हम देखेंगे एसिड और बेस, तो जो मेन एक्टर्स हैं हमारे इस पूरे चैप्टर के, ये आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या होता है। अब एसिड है और बेस है, तो मेन दोनों कैरेक्टर अब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जरूर कुछ अलग होगा, दोनों वैल्यूएबल चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एक सल्ट और वाटर। क्या फॉर्म करते हैं, सल्ट एंड वाटर। तो आप एक चीज देख सकते हैं, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू गिव रेस्पेक्टिव सल्ट एंड वाटर, रेस्पेक्टिव सल्ट एंड वाटर देंगे। पर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सल्ट एंड वाटर, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, रेस्पेक्टिव सल्ट देंगे और वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रहेगा, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये देता है सोडियम क्लोराइड, वाटर देता है साथ। ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, ये हो गया सल्ट हो गया, और सोडियम क्लोराइड को हर कोई जानता है, ये टेबल सल्ट भी कहा जाता है जिसे हम खाते हैं। चलिए उसी तरह से अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखें, सल्फ्यूरिक एसिड को देखें, तो ये भी क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट बना लेगा और वाटर बना लेगा। अब यही बात है वीक एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो वीक एसिड क्या है हमारा, तो इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलिए या विनेगर बोलिए। इसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है तो क्या देता है, सोडियम इथेनॉइड देता है। क्या देता है, सोडियम इथेनॉइड देता है और साथ में देता है वाटर। साथ में क्या देता है, वाटर। तो इस सोडियम इथेनॉइड का याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कभी पूछा भी जाता है कि सोडियम इथेनॉइड कैसे बनता है। तो याद रखिएगा जब सोडियम इथेनॉइक एसिड हो या एसिटिक एसिड, इसके साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सोडियम इथेनॉइड देता है और साथ में वाटर देता है। चलिए अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, 3 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब ना ये एसिटिक होगा, ये सॉल्ट जो फॉर्म होगा ये ना एसिटिक होगा और ना बेसिक होगा। इसका पीएच कितना होगा, पीएच होगा इसका 7। इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा 7, इसलिए इसे न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का पदवी समान है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे अगर हम पकड़ लें इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकड़ लें, सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ लें, स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड पकड़ लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पकड़ लें, ये जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कहते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल सॉल्ट है, NaCl। क्या है, NaCl। इसे क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। इसे तो हम खाते हैं तो हमें क्या है, कड़वा लगता है या खट्टा लगता है, कुछ लगता है, न्यूट्रल लगता है। जिसे हम खाते हैं अच्छा लगता है। तो ये नमकीन होता है, सॉल्ट का अपना ही कैरेक्टर है, तो नमकीन होता है, ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट इसे कहते हैं। तो जितने सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बनते हैं तो उसे हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें वीक एसिड एंड वीक बेस की,
अगर वीक एसिड है, वीक बेस है, दोनों कमजोर है, दोनों आपस में मिलकर जो बनाएंगे वो न्यूट्रल सल्ट ही बनाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर पृथ्वी में है, दोनों का पावर कैंसिल हो जाता है और न्यूट्रल बन जाता है। इस तरह से एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों का पावर कैंसिल हो जाता है, इसलिए मिलकर न्यूट्रल चीज बनाते हैं, न्यूट्रल स्टेज पे जाते हैं और न्यूट्रल सल्ट फॉर्म करते हैं। ना ही तुम एसिडिक रहो, ना ही बेसिक, मैं बेसिक रहूंगा, दोनों एक साथ आते हैं, अपने पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। उसी तरह से वीक एसिड, वीक बेस, अब वीक एसिड, वीक बेस, हमको लगता है वीक एसिड वीक बेस है, बट अगर देखा जाए तो अपने स्टेज पे खुद अपने आप को स्ट्रांग ही समझ रहे होंगे, तो वापस अपने आप में आते हैं, अपने पावर को न्यूट्रलाइज करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पहला तो बता ही दिया NaCl। सेम सेम आप देख सकते हैं, अगर वीक एसिड वीक बेस की बात करें तो हमारा जो एसिटिक एसिड है वो और एमोनिया है, एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड है, नेचुरल एसिड है, एमोनिया है ये वीक बेस है। अब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एमोनियम इथेनॉइड बनाते हैं और साथ में ये एमोनियम एसिटेट बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, हमें वाटर मिलता है। दोनों ये भी सल्ट है, वीक सल्ट, वीक एसिड वीक बेस मिलकर सल्ट बनाते हैं और साथ में हमें मिलता है वाटर। तो ये समझ में आया आपको। अब सेम चीज में अगर बात करो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस की, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये क्या होगा कि ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिटिक सल्ट देंगे। क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करके हमें एसिटिक सल्ट देगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, वीक बेस की बात करते हैं अमोनिया को ले लीजिए, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा ये सल्ट और साथ बनाएगा वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड जो होगा, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, एसिटिक सल्ट होगा, इसका पीएच मोर देन लेस देन 7 होगा। पीएच क्या होगा, पीएच इसका जो होगा लेस देन 7 होगा, पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा, 7 से इसका पीएच कम होगा, इसीलिए हम इसे एसिडिक कहते हैं। और वही बात करें अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, अगर हमारा एसिड जो है वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड जैसे देख लीजिए हमारा ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, ये बेस हमारा जो है ये सॉरी बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हमें सोडियम इथेनॉइड देगा। ठीक है, और हमें बेसिक सल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, जो कि आप पिछले स्लाइड में देख चुके थे। यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होता है, क्या देता है हमें, सोडियम इथेनॉइड देता है, जो कि बेसिक सल्ट है। और इसका पीएच जो होगा हमारा, इसका पीएच हमेशा क्या होगा, इसका पीएच होगा, पीएच इसका होगा ग्रेटर देन 7। पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा, सल्ट का जो होगा पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमें समझ में आ गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कॉमन क्या मिला हमें, पूरे जो हमने पढ़ा इसमें हमें कॉमन क्या मिला। कॉमन क्या है, कॉमन इन एसिड्स क्या है, हमें ये पता चला कि एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। एसिड्स के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसीलिए एसिड्स के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। हाइड्रोजन गैस जनरेट क्यों करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, मतलब एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैरी आउट करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन जो भी हो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयंस है वही एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हाइड्रोजन आयंस जो है वो एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हाइड्रोजन आयंस ना हो तो एसिड एसिड नहीं रहेगा। क्यों, हम इसीलिए पता चलता है कि हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन आयन ही रेस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के लिए। चलिए आगे, एसिड प्रोड्यूसेस आयन ओनली एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड जो होता है आयंस फॉर्म करते हैं। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में ही ये क्या होता है, आयंस फॉर्म करते हैं। और एक चीज आयंस फॉर्म करने का अगर बताऊं तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें क्वेश्चन भी आता है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लिटमस पेपर का जो कलर होता है ब्लू लिटमस का, उसे क्यों चेंज नहीं कर पाता है। तो इसमें ये पॉइंट ही काम आता है कि जब कहा गया है कि एसिड्स जो होते हैं सिर्फ वो
एक्वस सोल्यूशन में ही आयंस फॉर्म करते हैं। अब ड्राई है, वो एक्वस सोल्यूशन तो है नहीं, ड्राई है, तो वो आयन फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। आयन फॉर्म नहीं करेगा तो ब्लू लिटमस को रेड में कैसे कन्वर्ट करेगा, कर ही नहीं पाएगा। तो ये उसकी एक डिमेरिट है। बिना वाटर सॉल्यूशन के वो अपने आप को हाइड्रोजन आयन, उसका हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है ड्राई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए जब हम वो ब्लू लिटमस को हल्का हल्का भिगा दें, हल्का भिगाने के बाद उसे हम हल्का भिगाने के बाद जब उसे ड्राई HCl के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो तुरंत कलर चेंज कर देता है। क्या होता है, वो ड्राई HCl जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर देता है, फिर वो कलर चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिस का देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स। बेसिस के क्या कैरेक्टर्स हैं? बेसिस जो है ये हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये H नेगेटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे बेस एसिड हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये जो बेस है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। साथ में सोलबल इन वाटर। और एक चीज याद रखिए कि जो भी बेस वाटर में सोलबल है, जो बेस वाटर में घुल जाते हैं कंप्लीटली, उसे हम एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयंस। ये सिंपल आपको समझ में आया। पहला टॉपिक ही यही है, पहला पॉइंट ही यही है कि बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं और ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जैसे कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है कि ये जो हमारा एसिड है इसको डाइल्यूट कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इसको हम जब डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को वाटर में क्यों डाला जाता है, वाटर को एसिड में क्यों नहीं डाला जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या है कि जब ये वाटर है, हम देखिए अब वाटर क्या है, गुड एब्जॉर्ब है, हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। हाँ, तो ये क्या होता है, जब हम एसिड को डाइल्यूट करने के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लास रॉड लेते हैं, एक वेसल लेते हैं, इसमें ग्लास रॉड के जरिए धीरे धीरे एसिड को डाला जाता है। इसके ग्लास रॉड के जरिए धीरे 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 बहता हुआ वाटर तक जाएगा और कंटिन्यू स्टेयर किया जाता है। ग्लास रॉड को कंटिन्यू हिलाया जाता रहता है ताकि नीचे का वाटर जो है वो गोल गोल घूमता रहे, स्टेयर होता रहे। इससे क्या होता है कि एसिड एक जगह पे गिरा, हीट प्रोड्यूस हुआ, स्टेयर किया गया, वो घूम रहा है तो हीट डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है चारों तरफ। चारों तरफ हीट डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या होता है, बीकर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है और उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही काम अगर हम उल्टा करें, अगर हम एसिड को नीचे रखें, वेसल में ले लें और ऊपर से हम वाटर डालें तो क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब क्या होगा, इवॉल्व होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगा और उससे क्या होगा वो, और एसिड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। एसिड हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता तो लोकल हीट जो प्रोड्यूस होगा एक्सेस में, वो क्या करेगा, बीकर को एक्सेस गर्म कर देगा और एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है, जिससे कि बहुत सारे हार्म इंजरीज हो सकते हैं हैंडल करने वाले को। इसीलिए क्या किया जाता है, वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, ताकि वो हीट डिस्ट्रीब्यूट होता रहे और क्या हो, बीकर फटे नहीं और हमारा डाइल्यूशन भी हो जाए। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, जो हम मिक्स करते हैं एसिड और बेस को वाटर में, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जब वाटर में मिक्स होगा तो क्या होगा, थोड़े ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। तो और उसमें हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या होते हैं, उस वाटर में अमाउंट इनका कम होने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं। पहले अकेले थे ओनली कंसेंट्रेटेड, अगर 1 लीटर में जितना था पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन अगर उसको हम मिलाएंगे तो 1 लीटर में मिला देंगे तो क्या होगा, 100 ml अब 1 लीटर में मिला दिए तो क्या हो गया, अब 110 ml हो गया। तो 110 ml के हिसाब से क्या होगा, उसका आयंस का कंसेंट्रेशन कम ही होगा, जैसे पहले था उससे बहुत ज्यादा कम होगा। तो देखिए ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो देख रहे हैं, हाइड्रोनियम आयंस जो देख रहे हैं यहाँ पे H3O पॉजिटिव, ये कैसे फॉर्म होता है, ये जब हाइड्रोजन मिलता है, H+ आयन मिलता है एसिड से, और ये जब रिएक्ट कर जाता है H2O से वाटर के साथ, क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है H2O के साथ, तो फॉर्म कर देता है हमारा क्या, H3O पॉजिटिव, सॉरी H3O पॉजिटिव फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, H3O, और ये हो गया पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव फॉर्म करता है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और
ये हाइड्रोनियम आयन कहिए या हाइड्रोजन आयन कहिए, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में यही मदद करता है। ये ठीक है। अब जो डाइल्यूट कर रहे हैं हम चीज़ों को, पानी में ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो प्रोसेस इन विच डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ओ सॉरी, ये जो वाटर में हम ऐड करते हैं जिसमें आयंस का जो पर यूनिट वॉल्यूम काउंट कम होता जाता है, जब हम वाटर के साथ वाटर में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन कहते हैं। और अब इस प्रोसेस से हम एसिड को डाइल्यूट करें या बेस को डाइल्यूशन के प्रोसेस में ले जाएं, तो वैसे जो एसिड्स होंगे या बेस होंगे उनको डाइल्यूटेड एसिड या बेस कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू अब तक बने रहने के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए। कुछ समझ ना आया हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को और अपग्रेड करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।